Hello to all our dear students. Today is 31st of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. So before discussing the articles, let's see the ethical terms that we have to discuss today. तो आज हमें एथिकल डिलेमा के कंसेप्ट पर डिस्कशन करना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप फ्रिक्वेंटली देखोगे, यूपीएससी के पीवाईक्यूज में भी आए हैं और साथ ही साथ आपका केस स्टडी में एथिकल डिलेमाज ही दिया जाता है ताकि आप उन एथिकल डिलेमाज को सॉल्व कर सको, सॉल्यूशन निकाल सको। तो क्या है एथिकल डिलेमा? तो एथिकल डिलेमा बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए सिचुएशन जहां पर आपको दो कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस में से एक डिसीजन लेना होगा एंड वो जो ऑप्शंस है दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज एंड द पर्सन हैज ए डिलेमा ऑफ चूजिंग वन ओवर द अदर। यानी कि बहुत बार आप ऐसे सिचुएशन फेस करते हो जहां पर क्या होता है, दो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपके सामने नजर आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है लेट से, अब उसको एक ऑफिशियर की ज़रूरत है एंड अब क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा और साथ ही साथ जो ऑनर है कंपनी का, लेट से कि उसके फैमिली में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था न्यूज़पेपर में, वहाँ से जो कैंडिडेट रिकमेंड किए गए, पता चला कि वो जो कैंडिडेट है उसके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छी खासी कंपनी में वर्क किया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोफाइल है उसका अच्छा है। तो ऐसे में ये जो आपका कंपनी है या फिर जो ऑनर है वो किसे चूज करेगा? क्या वो अपने फैमिली मेंबर को चूज करेगा या फिर जो बाहर से चूज किए गए, रिकमेंड किए गए कैंडिडेट है उसको रिकमेंड करेगा? तो बेसिकली आपका ये जो ऑनर है ही विल फेस एथिकल डिलेमा, ठीक है। एथिकल डिलेमा कैसे? क्योंकि लेट से कि अगर वो अपने फैमिली मेंबर के पर्सन को चुनता है तो फिर हो सकता है कि जो आपका कंपनी है उसकी इफ़िशियंसी पर असर पड़ जाए बिकॉज उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा गलत संदेश जाएगा कि भाई साहब देखो नेपोटिज्म वाला सिचुएशन है, जो फैमिली है उसी में से चुना गया, तो कंपनी के रेस्पेक्ट में गलत फीलिंग जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो बाहरी कैंडिडेट को चुनता है जिसका एक्सपीरियंस है ना, जिसका जो सीवी है वो काफ़ी अच्छा है, तो फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो ऑनर है वो डिलेमा फेस कर रहा है बिकॉज देर इज ए सिचुएशन कि उसको एक पर्सन चुनना है बट देर इज ए कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कि एक तरफ वो इफिशियंसी को देखेगा या फिर दूसरी तरफ वो पर्सनल रिलेशन को देखेगा, है ना। तो दो कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन एंड यहाँ पर आपका डिलेमा जैसी सिचुएशन निकल कर आती है। तो ये बेसिक एग्जांपल हुआ एथिकल डिलेमा का। क्या आप हमें अनदर एग्जांपल दे सकते हो एथिकल डिलेमा का? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द आर्टिकल ऑफ डिस्कशन। तो आज हमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करना है। पहला आर्टिकल आपका जो महाराष्ट्र में शुगर केन वर्कर्स है ना, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं। तो क्या इश्यूज है और क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है आपका जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसे रोकने के लिए सर्टेन गाइडलाइंस दिया था। तो बेसिकली उस गाइडलाइंस को सही से नहीं पालन किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर से एक नोटिस जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप हमें बताओ कि क्या एफर्ट ले रहे हो टू डील विद दीज इंसिडेंट्स। तो इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। मॉब वायलेंस को हम समझेंगे क्या है और तो कैसे निपटा जा सकता है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ रिकमेंडेशन थे बेस्ड ऑन 2018 जजमेंट, उसको हम देखेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो आपका शुगर केन से रिलेटेड है, दैट विल कवर इन जीएस पेपर 3। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले तो बेसिक्स को आप समझो क्योंकि
शुगर केन से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं और आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री वो है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वाई शुगर केन इंडस्ट्री शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु रीजन, महाराष्ट्र रीजन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि हम उस क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझो कि इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है शुगर केन सेक्टर का। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर। तो पहली बात तो ये कि शुगर जो है आपका शुगर केन जो है वो खरीफ क्रॉप है, और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जैद क्रॉप। ठीक है, एंड टेम्परेचर की बात करें तो बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। आप देख सकते हो 75 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। एंड सॉइल टाइप इज बेसिकली डीप रिच लोमी सॉइल, हालांकि अलुबिलियल सॉइल पर भी ग्रो करता है। अलुबिलियल सॉइल क्या होते हैं आप हमें बताओ, और कहाँ पर ये मिलते हैं मेजोरिटी ऑफ द अलुबिलियल सॉइल, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे क्या होता है ना कि आपकी जो थिंकिंग की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आप रिकॉल कर सकोगे काफ़ी तेज़ी से, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट वो है आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। एंड अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इंडिया जो है ना वो टॉप प्रोड्यूसर हो गया है वर्ल्ड लेवल पर आफ्टर सरपासिंग ब्राज़ील। पहले जो है ब्राज़ील टॉप प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन नाउ इंडिया एंड कंज्यूमर के टर्म्स में टॉप पर है। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के मामले में तो एक्सपोर्ट में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिकॉज डायरेक्टली अगर देखें तो लगभग 5 करोड़ फार्मर्स आर इंगेज्ड इन शुगर केन ग्रोइंग। एंड अगर हम बात करें शुगर केन इंडस्ट्री में तो लगभग 5 लाख वर्कर शुगर केन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप समझो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फॉर द लाइवलीहुड ऑफ वेरियस सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फार्मर्स ले लो या फिर आपके वर्कर्स जो इंगेज्ड हैं शुगर केन सेक्टर में। एंड अगर हम पूछे आपसे एक और सवाल कि एरिया वाइज शुगर केन कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है और सबसे ज़्यादा शुगर मिल कौन से राज्य में है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। होप यू विल आंसर सो। तो कंटेक्स्ट की बात चलते हैं, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने बेसिकली टू मोटो कॉग्निजेंस के आधार पर उन्होंने जो इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स में जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली द पर्सन्स बिलोंगिंग फ्रॉम मराठवाड़ा रीजन, जो कि आपका महाराष्ट्र में ही होता है, टू द शुगर बेल्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो आखिरकार कैसे इस एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, इस पर कुछ बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स किसे हम कहते हैं, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट में क्या होता है कि एक स्टेट से माइग्रेट किया जाता है दूसरे स्टेट में। इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि विद इन द सेम स्टेट देयर इज ए माइग्रेशन। जैसे ये आपका महाराष्ट्र रीजन है, ठीक है, तो महाराष्ट्र रीजन में जो आपका मराठावाड़ा रीजन है जो अप्रोक्स ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र लाई करता है, ये थोड़ा ड्राउट प्रोन रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो फैमिली जो होते हैं ना रिलेटिवली पुअर है। एंड उसके बाद जो वेस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र है वो आपका मेनली शुगर बेल्ट रीजन है और यहाँ पर शुगर केन कल्टीवेट किए जाते हैं। तो बेसिकली वही है कि जो इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स है जो माइग्रेट करते हैं फॉर द वर्क इन द शुगर मिल, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें इन पॉपुलेशन की तो दीज आर बैकबोन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन लंबे समय से काफ़ी ये मार्जिनलाइज रहे हैं, ऑप्रेस्ड रहे हैं, और उसके कुछ कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए
ये जो आपका मराठवाड़ा रीजन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, स्पेसिफिकली जब रबी क्रॉप्स का सीजन आता है एंड जब रबी क्रॉप्स सो कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो पॉपुलेशन होते हैं उनके पास कोई अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है कि क्या करे, तो अल्टीमेटली ये माइग्रेट करते हैं। कहाँ माइग्रेट करते हैं? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ में आपका खासकर मैंने आपको बताया शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर आपका शुगर केन इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। तो माइग्रेट करके वो वहाँ पर फैक्ट्रीज में कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो शुगर केन जो ग्रो हुआ था उसको हार्वेस्ट करने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वही बात निकल कर आती है कि ये जो वर्कर्स है, इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स, दे फेसेस द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो दैट्स वाई they need long term and comprehensive policy to address the source and destination vulnerability। source vulnerability मैंने बता दिया आपको कि जैसे आपका ड्राउट प्रोन रीजन है और साथ ही साथ लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये माइग्रेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट जहाँ करते हैं वहाँ पर आपका डेस्टिनेशन हो गया, तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पर भी इन्हें वेरियस इश्यू देखने को मिलती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या है, एक्सप्लॉयटेशन के पीछे कारण क्या है? तो दो तीन कारण राइटर बताते हैं। एक तो ये है कि आपका जो माइग्रेंट वर्कर को रिक्रूट करने की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। क्या है स्ट्रेटजी? तो जो रिक्रूट किए जाते हैं वो बेसिकली मुकद्दम के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। मुकद्दम किन्हें कहते हैं? तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो बेसिकली शुगर के कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट करके उनको लेबर सप्लाई करते हैं। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो मुकद्दम कहलाते हैं और ये शुगर फैक्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई साहब हम आपको सर्टेन लेबरर प्रोवाइड करेंगे, और लेबरर को कोयटाज कहा जाता है ना। तो आप देख लो डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय नहीं हो रहा है, बीच में आपका इंटरमीडियरी है, दैट इज योर मुकद्दम, दैट इज योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली पैसे लेते हैं शुगर केन फार्म से और फिर ये पैसे जो कोयटाज है या फिर लेबरर्स है उनको देते हैं। तो एक प्रकार से बीच में इनका कुछ कमीशन बनता होगा, तो वो कमीशन इनके हाथ में जाता है, लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप या कॉन्टैक्ट नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि फैक्ट्री एंड द वर्कर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है बिकॉज जो माइग्रेंट वर्कर्स है अब उनको तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है मुकद्दम के ऊपर कि भाई साहब यही हमें रोजगार देते हैं, तो फिर हम इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते। साथ ही साथ अब इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज फेस करनी पड़ती है, जैसे अंडर पेमेंट होता है, एलोंग विथ लेबर लॉज जो है वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, एंड देयर इज ए अनफेवरेबल कंडीशंस टू रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्री एंड वर्कर्स डायरेक्टली बन ही नहीं पाती है। तो ये सब कुछ इश्यू है। तो पहला इश्यू हमने देखा। दूसरा इश्यू है आपका गैप्स इन डाटा एज वेल एज प्लाइट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन। मतलब जो आपके सीजनल माइग्रेंट्स है ना, कितनी संख्या में माइग्रेट करते हैं एज वेल एज वो किस जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो इसके कारण जो हम मीनिंगफुल पॉलिसीज़ बनाना सोच सकते थे वो नहीं हो पाता है, बिकॉज डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग पॉलिसी, एंड वोमेन माइग्रेंट्स एंड चिल्ड्रंस वो भी कहीं ना कहीं इस डाटा में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यू फेस करना पड़ता है। इसीलिए एक पीरियोडिक एंड टाइम बाउंड एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इनके रिगार्डिंग जो भी डाटा है उसके लिए एक डाटा बैंक तैयार किया जाए और हमारे पास सारी जानकारी हो इनके बारे में। हालांकि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने,
और इसके तहत एक ऐप बिल्टअप की गई थी, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, और ये 2022 में लॉन्च किया गया था। तो अल्टीमेटली इसके माध्यम से जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, वो उनको ट्रैक किया जाता था कि अल्टीमेटली कितनी संख्या में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस वर्क के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपका MTS ऐप है, ये कंप्रिहेंसिवली ऑल द सीजनल माइग्रेंट्स को कवर नहीं करता है, ठीक है। एज वेल एज सर्टेन पैरामीटर्स जिनके ऊपर इनको डाटा कैप्चर करनी चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हैं। लाइक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वेज स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ इनको क्या इंटाइटलमेंट के रूप में दिया जाता है, इन सब के बारे में डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक तो आप इसको एक्सपेंड करो, यानी कि जो आपके शुगर केन वर्कर्स है उन सब का भी डाटा आप कलेक्ट करने का प्रयास करो वाया दिस ऐप, एंड अलोंग विथ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेज स्ट्रक्चर, इंटाइटलमेंट कवरेज, ये सब का जो पैरामीटर्स है इसको भी शामिल किया जाए। और एक और इशू जो राइटर रेज करते हैं वो है आपका वोमेन वर्कर्स की समस्याओं को लेकर। बिकॉज वोमेन जो है शुगर केन फील्ड में जाती हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करती है शुगर केन को, तो इनको काफ़ी लंबे समय तक वर्क करना पड़ता है। एंड इतना ही नहीं, जब वो हार्वेस्ट करती है तो अपने बॉडी पर इनको लगभग 40-50 केजी का जो शुगर केन निकलता है खेतों से, उसको डिलीवर करना पड़ता है ट्रक में, है ना, ट्रक में लादना पड़ता है। तो आप समझो हैवी वर्क है एक प्रकार से ये, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, उनको ये काम पूरा इवनिंग तक करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी सामने आती है, एज वेल एज हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स, जैसे आपका जो महिलाएं हैं वो मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स फेस करती हैं, एज वेल एज सेवरल गायनोकोलॉजिकल इश्यूज भी फेस करती हैं। अब एक बात और निकल कर आती है कि जो आपके माइग्रेंट फैमिलीज हैं, खासकर जो आपके, तो होता यह है कि जो इनके बेटियां होती हैं, ठीक है, उनकी अर्ली शादी कर दी जाती है, यानी कि बिफोर दे अटेन द एज ऑफ लीगल मैरिज एज, उनसे पहले भी शादी कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसीज टू दीज गर्ल चाइल्ड, एंड बिकॉज दैट जो बच्चे होंगे जाहिर सी बात है उन पर भी असर पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो महिलाएं होती हैं, अब वो भी क्या करेंगी कि शुगर केन फील्ड में जाके काम करने लगेंगी। तो जो फर्स्ट 6 मंथ होता है बच्चों का, जहाँ पर जो ब्रीस्ट फीडिंग है ना, माँ का जो दूध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फॉर देयर डेवलपमेंट, वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। दैट विल एड टू द साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, जहाँ पर बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। माँ के साथ तो इश्यू था ही, अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी, लेकिन अब वो इश्यू बच्चों के साथ भी आएगा, जहाँ पर बच्चा न्यूट्रिशन नहीं सही मात्रा में ले पाएगा, खासकर जो मदर्स मिल्क होता है, ठीक है। तो ये इश्यू निकल कर आती है, तो इम्पैक्ट होता है चिल्ड्रन पर, ये तो मैंने देखा। एंड ऑल्सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई, वहाँ पर आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। एंड जो राइट टू एजुकेशन है वो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से देखें तो जो पेरेंट्स हैं सीजनल माइग्रेंट्स वाले, ठीक है, अब क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को साथ में लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, बच्चे एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स से कि आप समझो कि उनका भविष्य भी खतरे में हो जाएगा, क्योंकि बेसिक एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, बेसिक लिटरेसी नहीं मिल पा रहा है। तो आगे चलकर हो सकता है कि ये यही वर्क कैरी करे, है ना, कोई स्किल्ड वर्क नहीं कैरी कर पाएंगे अगर इनके पास एजुकेशन नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई इनका सॉल्यूशन होना चाहिए कि अल्टरनेटिव स्कूलिंग मॉडल्स, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको स्कूलिंग फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड किया जाए। जैसे जहाँ पर ये बच्चे को साथ लेकर जाते हैं फॉर वर्क, तो वहाँ पर कुछ स्कूल की सुविधाएं हों, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूलिंग करें और जो पेरेंट्स है जो वर्क करते हैं वो अपना वर्क करे। तो इस प्रकार का मॉडल्स लाया जाना चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी काफ़ी कमी है।
ये इश्यू हमने देखा। तो आखिरकार क्या करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं सीजनल माइग्रेंट्स को जस्टिस दिलाने की ज़रूरत है, एज वेल एज सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन होना चाहिए, जो कि हमारा डीपीएसपी का भी पार्ट है ना, वो इंश्योर करवाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए टारगेटेड एंड टाइम बॉन्डेड इंटरवेंशन, कि भाई साहब अगर आपका वर्किंग कंडीशन नहीं है सही, तो अल्टीमेटली वर्किंग कंडीशन सही करवाया जाए, एज वेल एज फेवरेबल लीगल इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाए, ताकि जो माइग्रेंट्स के अधिकार है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसके लिए लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर लॉज, उन सबको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकेंगे और सीजनल माइग्रेंट वर्कर की सेफ्टी इंश्योर हो सकेगी। तो हमने ये आर्टिकल कवर किया डिटेल में। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जो दूसरा आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉब वायलेंस से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट आपका वही सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट नोटिस जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हम देखते हैं। और दिस विल कवर इन द टॉपिक जीएस पेपर 3। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ 6 स्टेट, उनसे जवाब मांगा है कि भाई साहब आप हमें जवाब दीजिए कि आपने लिंचिंग और मॉब वायलेंस को रोकने के लिए क्या काम किया है, स्पेसिफिकली आफ्टर 5 years, जब हमने आपको जजमेंट में सर्टेन ऑर्डर्स को फॉलो करने की बात कही थी। ठीक है, और ये जो आपका पटिशन है वो बेसिकली फाइल की गई नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया डिस्पाइट आपने 2018 में जजमेंट दिया था टू कर्ब द मॉब वायलेंस इंसिडेंट। तो वो जजमेंट जो 2018 में आई थी वो बेसिकली तहसीन पूना वाला जजमेंट है। नाम याद रखना है आपको, मॉब वायलेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस जजमेंट को कोट करना है। ठीक है, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज़ ए सैक्रोसेंट ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इस जो सिटीजन्स है ना उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। सैक्रोसेंट मतलब समझते हो, पवित्र ड्यूटी। ठीक है, एंड ऑल्सो इसी जजमेंट के अंतर्गत जो विजिलेंटीज है उनको चेतावनी दी गई थी कि आप डिसऑर्डर या फिर चॉज सोसाइटी में नहीं क्रिएट कर सकते, अदरवाइज देर विल बी एन आउटकम ऑफ वायलेंट सोसाइटी। बिकॉज ये चॉज डिसऑर्डर सब धीरे धीरे अगर ग्रो करने लगेंगी तो जाहिर सी बात है सोसाइटी उसी का रूप लेने लगेगा, है ना। और दैट्स वाई आपका ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मॉब वायलेंस की, तो वो आपको पता ही होगा, आप बहुत बार न्यूज़ में इंसिडेंट्स में देखते हो। जैसे मॉब वायलेंस मतलब क्या, कि लेट्स से कि एक ग्रुप ऑफ पीपल अचानक से एक पर्सन पर हमला कर देती है इन द सस्पिशन कि इसने कुछ गलत काम किया होगा, या फिर रिलीजियस बिलीफ है उसको हार्म करने का प्रयास किया होगा, है ना। तो इस सब के आधार पर ये जो ग्रुप है वो परसेप्शन बना लेता है और अल्टीमेटली जो आपका पर्सन है उस पर वायलेंस किया जाता है, और कभी कभी तो पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है। आप इमेज दे सकते हो, है ना। और ये भारत में खासकर रिलीजियस मुद्दे पर ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे काउ विजिलेंटिज्म। ठीक है, हालांकि ये जो आपका मॉब लिंचिंग है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर भी हो सकता है, कास्ट के आधार पर भी हो सकता है, रिलीजन के भी आधार पर होता है, ठीक है, रेशियल आधार पर भी होता है। हालांकि भारत में रेशियल के आधार पर तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स होते हैं वर्ल्ड ओवर में, इन सब ग्राउंड पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में 7 रेमेडियल डायरेक्शंस दिए थे, जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, तो काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फॉर द सॉल्यूशन। एक तो ये था कि डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट किया जाए, एंड दैट ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इनका काम क्या रहेगा कि जो आपका प्रेजुडाइज मोटिवेटेड क्राइम्स है जैसे मोब वायलेंस या लिंचिंग, इनको प्रिवेंट करना। ठीक है, अलोंग विथ अगर लिंचिंग या मोब वायलेंस के इंसिडेंट होते हैं
लोकल पुलिस को इसकी खबर लगती है तो तुरंत एफआईआर लॉन्च करने की ज़रूरत होगी। एंड साथ ही साथ जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसकी ड्यूटी है कि इस एफआईआर की जानकारी वो अपने नोडल ऑफिसर को दो। एंड जो नोडल ऑफिसर है वो इंश्योर करेगा कि कम से कम उसकी फैमिली पर कोई असर ना पड़े, उसकी फैमिली को कोई हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े, उसके लिए उन्हें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्शंस क्या दिए गए थे कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी क्राइम की, वो पर्सनली मॉनिटर किया जाएगा बाय द नोडल ऑफिसर एंड चार्जशीट विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम वो आपका फाइल किया जाएगा। साथ ही साथ विक्टिम्स को अगर काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे कभी कभी विक्टिम की डेथ भी हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करना है, फैमिली को कंपनसेट करना है। एंड अलॉन्ग विथ अगर ऑफिसर मिसकंडक्ट करता है, लेट्स से कि नेग्लिजेंस करता है, ठीक है, क्राइम हुआ, पता चला कि ऑफिसर ने इग्नोर कर दिया, देखकर भी इग्नोर कर दिया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ से आए थे, तो मैंने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। हालांकि आप अपने अदर सजेशंस बता सकते हो कि और क्या अन्य सजेशंस हो सकते हैं टू डील विद द मॉब वायलेंस, बिकॉज आपको थोड़ा सा इनोवेटिव सोचने की ज़रूरत होगी, तो आप इनोवेटिव सॉल्यूशन देख सकते हो, दे सकते हो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसा लगा आपको आर्टिकल ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।